अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कम्प्रीहेंशन। ये प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर का सेकंड क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन को मिला लिया जाए तो ये तीसरा क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन एमसीक्यूज 20 नंबर के होते हैं, फिर उसके बाद जो सब्जेक्टिव पोर्शन का पहला क्वेश्चन प्रेसी के बारे में होता है, फिर सेकंड क्वेश्चन जो है वो कम्प्रीहेंशन होता है। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टेक्निकल और स्किल बेस्ड सेकंड नंबर पे है आफ्टर प्रेसी। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर ऑफ प्रेसी एंड कंपोजिशन। लेकिन इसको अटेम्प्ट करना प्रेसी की निस्बत कदरे आसान है। आज हम इसकी कुछ टिप्स के ऊपर बात करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो साबका पेपर्स की प्रेसीज़ हैं, कम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ्स हैं, उनके आखिर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी फ़िलहाल हम ये बात करने जा रहे हैं कि आपने कम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। इसकी तरफ चलते हैं। सिलेबस में जो आउटलाइन गिवन है वो इस तरह गिवन है: ए केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज दैट इज रिच इन सब्सटेंस बट नॉट वेरी टेक्निकल और डिसिप्लिन स्पेसिफिक shall be given, followed by 5 questions each carrying 4 marks। 5 क्वेश्चन, उसके एक पैराग्राफ होगा, उसको आपने समझना होगा। उसके एंड पे 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे और उनका जवाब उसी पैराग्राफ में गिवन होगा जिस पैराग्राफ को देख के आपने जवाब लिखना होगा। तो हम बात करते हैं इसकी बेसिक टेक्निक्स की कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है आपने। इसके हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं और 5 क्वेश्चन के 20 मार्क्स होंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कंपैरेटिवली ये ईज़ियर है एज़ कम्पेयर टू प्रेसी। अब हम बात करते हैं कि कम्प्रीहेंशन और प्रेसी में सिमिलरिटीज़ क्या-क्या हैं। दोनों में पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ये बात इन्वॉल्व है कि आपने पैराग्राफ के टेक्स्ट को पूरी तरह कम्प्रीहेंड करना है। कम्प्रीहेंशन के बगैर आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरी टेक्निक ये इन्वॉल्व है कि आपने हमेशा आइडियाज़ बारो करने हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, सेंटेंसेस को बारो नहीं करना, आपने आइडियाज़ वही लिखने हैं। आइडियाज़ आपने पैराग्राफ से लिखने हैं, उनको एक्सप्रेशन, उनके वर्ड्स आपके अपने होंगे। तीसरी सिमिलरिटी ये है कि आपने अपना पर्सनल कमेंट, पर्सनल एनालिसिस, पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड ऑन नहीं करनी है। हाउएवर, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कम्प्रीहेंशन के आखिर में जिसमें आपसे आपकी राय मांगी गई हो किसी टॉपिक के बारे में, तो वहाँ पे आप अपनी राय दे सकते हैं। जब आपसे राय डिमांड नहीं की गई तो आपने अपनी राय नहीं देनी। और चौथी चीज़ ये है कि यहाँ पे साउंड वोकैब फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने टेक्स्ट को समझना है और वोकैब के अच्छे एक रिजर्वायर के बगैर आप ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और इस तरह आपने, हाँ, पांचवी जो सिमिलरिटी है जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सका वो ये है कि चाहे पैराग्राफ प्रेसी का हो चाहे कम्प्रीहेंशन का हो, दोनों को समझने के लिए आपको मल्टीपल रीडिंग रिक्वायर्ड होंगी। ये बात जहन में रखें कि आप एक रीडिंग करके प्रेसी या कम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ को कम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल रीडिंग देना होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस की कि क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं कम्प्रीहेंशन वाले पैराग्राफ और प्रेसी वाले क्वेश्चन में। पहला जो डिफरेंस है वो है स्ट्रेंथ का। प्रेसी में आपने पैराग्राफ की ओरिजिनल स्ट्रेंथ को 1/3 पे लाना होता है, उसको कंप्रेस करना होता है, उसको 1/3 पे लेके आना है। जबकि कम्प्रीहेंशन में ऐसी कोई टेक्निक इन्वॉल्व नहीं होती है। आपने बस सिंपल जो क्वेश्चन गिवन है उनको ही उसका जवाब देना होता है इन द लाइट ऑफ द कंटेंट गिवन इन द पैराग्राफ। और दूसरी बात ये है कि कम्प्रीहेंशन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ईजियर है एज कंपेयर टू प्रेसी राइटिंग, क्योंकि इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन जो आखिर में पूछे गए हैं, 5 एक क्वेश्चन, उनको पहले पढ़ लेंगे। आपको उन क्वेश्चन से ही आइडिया हो जाएगा कि इस पैराग्राफ की कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो बेसिकली क्वेश्चंस ही आपको लीड करते हैं कि जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप उन्हीं क्वेश्चन के जवाब ढूँढेंगे। तो इस तरीके से आपको एक क्लू मिल जाता है कम्प्रीहेंशन में।
अब हम बात करते हैं कि आपने कैसे सॉल्व करना है कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ कि आपने एटलीस्ट 2 दफ़ा अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन गिवन हैं, आखिर में 5 एक क्वेश्चन उनको गौर से पढ़ना है कि उनमें जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे क्या पूछ रहा है। उनको अच्छी तरह पढ़ने और समझने के बाद आपने एटलीस्ट 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। क्वेश्चन समझने के बाद फिर आपने पैराग्राफ को रीडिंग करना शुरू करनी है। पहली रीडिंग में आपने ये देखना है कि जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं, वो उनके जवाब का आइडिया आपको हो रहा है या नहीं हो रहा। जहाँ-जहाँ पे आपको लगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है, उसको आपने जो है वो अंडरलाइन कर लेना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब कहाँ पे है, तो उसका जहाँ पे जवाब होगा उसको अंडरलाइन कर लेना है। जहाँ पे लगे आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है या क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है, उनको आपने अंडरलाइन करना है। एक बात का ख्याल रखें कि ओवरलैपिंग किस्म के आपके जवाबात नहीं होने चाहिए। 5 क्वेश्चन हैं तो पाँचों के पाँचों डिफरेंट आंसर होंगे। ये बात ख्याल रखें, ओवरलैपिंग में आपने नहीं जाना, ओवरलैप नहीं करने आपके आंसर्स। फिर आपने ट्राई टू फिगर आउट द रेलेवेंट पोर्शन व्हिच आंसर्स एनी ऑफ द क्वेश्चन। ये वही बात जो मैंने आपको कर दी। तीसरी बात ये है कि अंडरलाइन करें और नंबरिंग करें कि अच्छा ये जो पहली दूसरी लाइन, दूसरा सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस है, ये पहले क्वेश्चन का जवाब है। फिर अगला सेंटेंस जो है ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब है। इस तरह आप अंडरलाइन करते जाएंगे। फिर एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि ऑल आंसर्स लाई इन दी पैराग्राफ। ऑल आंसर्स लाई इन दी पैराग्राफ यानी तमाम जो आंसर हैं वो उसमें गिवन होते हैं। अगेन आई रिपीट कि ये बात आपके ज़हन में रहे कि तमाम आंसर्स के क्वेश्चन पैराग्राफ के अंदर होंगे और किसी भी आंसर को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप उस वक़्त तक अपनी राय शामिल नहीं करेंगे जब तक आपसे आपकी राय या क्रिटिकल एनालिसिस आपका अपना ना पूछा जाए और स्पेसिफिकली ये मेंशन ना किया जाए कि आप अपनी राय इसके बारे में दें। इसके अलावा बाकी तमाम जो क्वेश्चन होंगे उनके जवाब उसी पैराग्राफ में होंगे और वो आपको मल्टीपल रीडिंग से 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ने से आपको पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे, उससे पहले आपने 2 दफ़ा रीडिंग दी होगी क्वेश्चंस को और उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब ढूँढने के लिए आपने जब रीडिंग करनी है, मल्टीपल रीडिंग करनी है तो आपको समझ आ जाएगी। आप अंडरलाइन करेंगे इम्पोर्टेंट पोर्शन को कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है, 2 का, 3 का और इस तरीके से आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है स्टार्ट मेकिंग ए रफ ड्राफ्ट ऑफ ऑल द आंसर्स। आप इसमें अब जो रफ ड्राफ्ट लिखने हैं आपने कोशिश करें कि आप कॉपी पेस्ट ना करें। आइडियाज़ को बारो करना है एक और जो सेंटेंसेस हैं उनको कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। अपने वर्ड्स में जवाब लिखने हैं, अपने वर्ड्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स यूज़ करें और यानी ऐसे लगे कि आपने जवाब आइडिया वही कन्वे किया है जो कि पैराग्राफ में है, लेकिन अल्फाज आपके अपने हैं, आपने अपने लफ्ज़ों में लिखा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वही सेंटेंसेस कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे सेंटेंसेस को और ठीक जवाब लिखेंगे तो इवन देन कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके जवाब ठीक भी हुए और लेकिन अगर आपने कॉपी पेस्ट किए हुए तो इससे आपके नंबर कट जाएँगे। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने वर्ड्स में रेलेवेंट आंसर्स लिखने हैं। आप रफ ड्राफ्ट के लिए मोर देन 1 ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं। और अगली चीज़ ये है कि आपने फर्स्ट पर्सन को यूज़ नहीं करना। अगर गिवन पैराग्राफ आई हुई के साथ स्टार्ट हो रहा है तो आप वहाँ पे ये लिखेंगे कि द ऑथर हैज़ सेड या द राइटर हैज़ सेड, इस तरह आप लिख सकते हैं। थर्ड पर्सन में आपने लिखना है और डायरेक्ट स्पीच आपने यूज़ नहीं करनी। अगर वहाँ पर डायरेक्ट स्पीच गिवन भी है तब भी आप उसको इनडायरेक्टली जवाब में लेके आएँगे। फिर आपने रफ ड्राफ्ट बना दिया तमाम आंसर्स का, अब आप इसके फेयर ड्राफ्ट लिखना शुरू करेंगे और आंसर्स नंबर 1 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सीक्वेंस में लिखने हैं आपने। इसका आपने सीक्वेंस कोशिश करें चेंज ना करें क्योंकि छोटा-सा तो क्वेश्चन है और सीक्वेंस में ही इनके जवाब दें। एक अच्छी कम्प्रीहेंशन की बुनियाद आपकी अच्छी वोकैब्युलरी बेस पे है और वोकैब्युलरी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एक तो आपने कम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ को समझा है और समझने के लिए भी आपकी वोकैब होना ज़रूरी है और फिर आपने जो बात कन्वे करनी है अपनी
उसके लिए आपके पास भी अच्छी वोकैब का होना ज़रूरी है। यानी जिस स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी अच्छी होगी, वो और जिसका एक्सप्रेशन अच्छा होगा, वही जवाब को अपने वर्ड्स में कन्वे करेगा। और तो हमने ये समझा कि 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक पैराग्राफ को समझना, अंडरलाइनिंग ये तय करना कि इस सवाल का जवाब कहाँ पे लिखा हुआ है, और सही जवाब पॉइंट आउट करना, और फिर उस जवाब को अपने अल्फ अपने अल्फाज में लेके आना। ये सबसे अहम है कि आप जवाब को अपने अल्फाज में लेके आएँ। अब एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि एक आंसर का स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? देखें, एक आंसर जो है 4 नंबरों का होता है। उसके लिए एटलीस्ट आपको 4 से 5 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये आप डिपेंड इस बात पे भी करता है कि जो पैराग्राफ गिवन है, उसका कितना पोर्शन उस क्वेश्चन से रिलेवेंट है। यानी ये क्वेश्चन का जो जवाब गिवन है उस पैराग्राफ में, उसका कंटेंट कितना है, उसको भी आपने देखना है। कोशिश करें 3 से 4 सेंटेंसेस, नॉट मोर देन 5, बट कोशिश करें कि 4 सेंटेंसेस हो जाएँ। अगर आपको लगे कि 3 सेंटेंसेस में जवाब आ रहा है तो 3 लिख दें, 4 से 5 आर द आइडियल सेंटेंसेस। क्योंकि आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी, ज़्यादा उसको अपने वर्ड्स तो देंगे, लेकिन अपनी ओपिनियन आपने नहीं देनी है। आपने जो बात पैराग्राफ में लिखी हुई है, उसी को अपने अल्फाज में बयान करना है। अपनी तरफ से कमेंट्री भी नहीं करनी है। आपने स्टिक करना है टू द कंटेंट ऑफ द गिवन पैराग्राफ। तो डिपेंड करता है, अगर पहले क्वेश्चन का जवाब 6 से 7 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल है, तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू राइट 6 टू 7 सेंटेंसेस। लेकिन एज ए रूल ऑफ थंब आपने ये ज़हन में रखना है कि 4 से 5 सेंटेंसेस जो हैं वो एनफ हैं। वर्ड्स आपके अपने हों, एक्सप्रेशन आपका अपना हो, आइडिया वही हो जो पैराग्राफ में गिवन है। ये है रूल ऑफ थंब इसके लिए। अब एक क्वेश्चन ये है कि हाउ टू काउंटर डिफिकल्ट वोकैबुलरी इन द एग्जामिनेशन हॉल। एक पैराग्राफ आ गया जिसके वर्ड्स काफ़ी मुश्किल हैं, जिसमें लिखे गए हैं, तो ऐसे वर्ड्स को मीनिंग को गैस करने के लिए आपके पास एक ही टूल है कि आप मल्टीपल रीडिंग दें, और मल्टीपल रीडिंग के ज़रिए, कंटेक्स्ट के ज़रिए कि किस कंटेक्स्ट में ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है, आपको कुछ ना कुछ उसका अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू यूज़ डिक्शनरी इन द एग्जामिनेशन हॉल। वहाँ पे ऐसा कोई हेल्पिंग टूल आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो आपने मल्टीपल जो रीडिंग दे के ही गेस करना होगा इस वर्ड का क्या मतलब बनता है। तो ये था हमारा कम्प्रीहेंशन के बारे में आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। आने वाले लेक्चर में हम प्रेसी के जो पेपर है वो भी सॉल्व करेंगे, कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि प्रेसी को और कम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। आपको बेसिक टेक्निक्स हमने बता दी हैं, इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है ये आपको आने वाले लेक्चर में हम बताएंगे कि CSS के पेपर में जो कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आया, हम उसकी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे आपके लिए, कुछ पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे जिनसे आपको बेहतर आइडिया होगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन टच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।